इंसानी घुटनों में जो परेशानियां होती हैं वो सिर्फ बढ़ती हुई उम्र की वजह से होती हैं या फिर हमारे खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, हम कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उस सबसे तय होता है। देखो, ये हमारा घुटना होता है, जैसे ये घुटना होता है। हाँ। ये ऊपर का भाग होता है घुटने के, हाँ, जिसको हम फीमर बोन बोलते हैं। ओके। और ये नीचे का भाग होता है जिसे हम टिबिया बोन बोलते हैं। ये दोनों आपस में मिलके एक जोड़ बनाते हैं। लगातार आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो अल्टीमेटली स्पाइन पेन आपको, मतलब कि कमर का दर्द और घुटनों का दर्द जल्दी आता है। यदि आप रनिंग करते हैं या सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो घुटनों पे बॉडी का 4 गुना प्रेशर बढ़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भागना ही छोड़ दो आप। पर यदि एक बार आपको पेन आने लग गया घुटनों में तो फिर हम अपने अब क्या करते हैं, ये रिप्लेसमेंट वाला घुटना है तो क्या करते हैं, ऊपर ये कप लगा देते हैं। जैसे ये कैप लगा रखा है हमने ऊपर, तो ये कप आता है, नीचे ये प्लेट लगा देते हैं। अच्छा। ये सीमेंट आता है। अच्छा। बोन के लिए सीमेंट आता है, उस सीमेंट से ये लगा देते हैं और इसके बीच में एक प्लास्टिक आता है, पॉलीएथिलीन बोलते हैं इसको। वो डाल देते हैं। तो इस तरह से ये, तो जब हड्डियों की बात आती है, जब जोड़ की बात आती है, घुटनों की बात आती है, तो जितनी बातें हम अभी कर रहे हैं क्या वो सब फीमेल के लिए भी वैसे ही एप्लीकेबल हैं या फिर उसके लिए कुछ अलग आप कहें? और जो बात अभी बीच में रह गई मेरे ख्याल से, सही चलने का तरीका, सीढ़ी टेपने वाला, 2 सीढ़ी चल रहे हैं, सही चलने का तरीका। हाँ। देखो, वॉकिंग हमेशा घुटनों के लिए अच्छी रहती है। ठीक है। आज मैं आया हूं डॉक्टर दीपक अरोड़ा के पास। डॉक्टर दीपक अरोड़ा सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। देश की राजधानी में सालों से लोगों के घुटने का दर्द दूर कर रहे हैं और जिनके घुटने खराब हो गए उनको नए घुटने भी दे रहे हैं। मेरे हाथ में ये इंसानी घुटने की आकृति है, मानव निर्मित है। अब इसको आप देखें तो इस घुटने में जो लाल लाल निशान है, इसका मतलब है कि दोनों हड्डियां आपस में घिस रही हैं, क्योंकि बीच का ये लिक्विड जो है वो खत्म हो गया है और इनके घिसने की वजह से यहाँ पे निशान हो गए, मतलब हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं। अब इसी वजह से घुटने में दर्द होता है और जब डॉक्टर के पास आप पहुंचते हैं तो वो उनको रिप्लेस कर देते हैं। इस तरीके से ये बदल दिया जाता है। यही सब समझने के लिए, घुटनों की परेशानी समझने के लिए और इंसानी शरीर में जो दूसरे जोड़ हैं उनकी मुश्किलों को समझने के लिए, उनके रख रखाव को समझने के लिए, उनके इलाज को समझने के लिए आज मैं आया हूं डॉक्टर दीपक अरोड़ा के पास। डॉक्टर दीपक अरोड़ा सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। देश की राजधानी में सालों से लोगों के घुटने का दर्द दूर कर रहे हैं और जिनके घुटने खराब हो गए उनको नए घुटने भी दे रहे हैं। तो चलिए, वार्तालाप के इस अंक में हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर में जितने जोड़ हैं, जितनी हड्डियां हैं, वो हमसे क्या उम्मीद करती हैं और हम अपनी जीवन शैली कैसे रखें ताकि हमारी हड्डियां हमसे कहे थैंक यू सो मच। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। इंसानी घुटने, हम लोग आए दिन सुनते हैं कि घुटनों में दर्द हो गया है, घुटनों में मोच आ गई है। हम ये भी सुनते हैं कि फलाना आदमी का घुटना बदला जा रहा है, इलाज हो रहा है, तमाम चीजें। और ये चीजें आजकल ज्यादा ही सुनने में आ रही हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इंसानी घुटनों में जो परेशानियां होती हैं वो सिर्फ बढ़ती हुई उम्र की वजह से होती हैं या फिर हमारे खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, हम कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उस सबसे तय होता है? हाँ, देखो साहब, घुटनों की जो बात करें तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है घुटनों में प्रॉब्लम हमेशा बढ़ती ही जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। अब उससे ये एक मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एज के साथ साथ जो घुटने की चिकनाई है वो कम होती जाती है। अच्छा, यदि आपका खान पान अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली चिकनाई जल्दी ख़त्म हो जाएगी। खान पान अच्छा नहीं होने से क्या मतलब है? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे क्या घुटने के अंदर जो चिकनाई होती है उसके चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो साइनोवियल फ्लूइड बनाती रहती है जो एक तरह से तेल की तरह होता है। अच्छा। और वो चिकनाई को लुब्रिकेशन की तरह, मतलब लुब्रिकेट की तरह काम करता है। यदि वो झिल्ली है वो यदि इन्फ्लेम्ड हो जाए, यदि वो सूज जाए तो एक्सेस पानी में कई बार बनाने लग जाते हैं, जिसे लोग कहते हैं, हमारे पास जाते हैं, मेरा घुटना बार बार सूज जाता है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि चिकनाई ज्यादा बन रही है, वो एक्सेस पानी बन रहा है जो कार्टिलेज को डैमेज कर रहा है। तो जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, जैसे वो ज़्यादा लेने चाहिए। जैसे हल्दी हुआ, लहसुन हुआ, अदरक हुआ, ये यदि हम ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम रहता है।
ये हर जॉइंट की बात है और हर एरिया की बात है। जैसे बचपन में बताया जाता था कि अब भी ऐसा है कि हल्दी का दूध पीना चाहिए, चोट लग गई तो क्या रूल है उसका? क्या रूल है? वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मतलब जब भी हमारी बॉडी के अंदर इंजरी हुई है या हमारी बॉडी के अंदर चोट लगे या फिर फीवर आता है या फिर हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी सूजन आती है, जैसे एक्सेस वाटर बनता है, तो वो पेन प्रोड्यूस करते हैं सारे। उस पेन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन आती है और हल्दी भी एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट ही है। वो इन्फ्लेमेशन कम करती है, सूजन कम करती है। आपको एक बात और जान के हैरानी होगी कि हल्दी और अदरक काम तभी करती है जब काली मिर्च के साथ यूज की जाए। अच्छा। हाँ, इसका जो एक्शन है वो बढ़ जाता है। हल्दी के अंदर जो एंजाइम्स है वो उनका एक्शन बढ़ जा देती है काली मिर्च। तो आप ये कह रहे हैं कि हल्दी में दूध मिला करके पीना काफी नहीं है? उसमें थोड़ा काली मिर्च भी डालनी चाहिए दूध में। अच्छा, तो ये डालते हैं लोग, ये फैक्ट है कि हल्दी है और अदरक लिए तो काली मिर्च थोड़ी डलेगी तभी काम अच्छा करेगी। आप ये तो बुक्स में मेंशन है कि उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी, ऐसा नहीं है कि हल्दी आप दूध में डाल के काम नहीं करे, काम कर रही है लेकिन वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अच्छा। दूसरा बात ये है कि यदि आपका खान पान ऐसा है कि जैसे आपका बहुत ज़्यादा जैसे अल्कोहल, तंबाकू ये सब लेते हैं, इससे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कार्टिलेज पे, घुटनों की कार्टिलेज पे भी, अदर जॉइंट्स के कार्टिलेज पे भी, और स्पाइन की जो हमारी डिस्क होती है उस पे भी अल्टीमेटली वो बैड इफेक्ट डालती है और अल्टीमेटली उनको जल्दी डिजेनरेट करती है। क्या बैड इफेक्ट होती है? मतलब जैसे बिल्कुल आम इंसान की तरह समझाइए, मुझे नहीं ज्यादा पता टेक्निकल शब्दों का। अच्छा देखो, ये क्या मैं बताता हूं। जैसे इतना देर जो आप बोले इसमें कई सारे सवाल मेरे तैयार हो गए। जैसे हमारे सामने घुटनों का वो रखा हुआ है, आकृति रखी हुई है, तो अगर आप वो उठा के मुझे बताएं कि कौन सा वो लिक्विड है, कैसे, थोड़ा समझाइए डॉक्टर साहब। अच्छा, देखो मेरी बात सुनो। देखो, ये हमारा घुटना होता है, जैसे ये घुटना होता है, ये ऊपर का भाग होता है घुटने के, जिसको हम फीमर बोन बोलते हैं। ओके। और ये नीचे का भाग होता है जिसे हम टिबिया बोन बोलते हैं। ये दोनों आपस में मिलके एक जोड़ बनाते हैं जिसको हम नी जॉइंट बोलते हैं। इसके अंदर ये जो चीज होती है, ये जो चमक रहा है, हाँ, सफेद रंग की, हल्का सा इसमें नीलापन होता है, ये कार्टिलेज होती है। घुटने की जो बोन होती है और नीचे की बोन होती है, ये रफ चीज होती है। इसके ऊपर ये लेयर होती है, ये लगभग 5 mm मोटी लेयर होती है और ये सॉफ्ट भी होती है और लुब्रिकेटिंग भी होती है। अच्छा। इसके चारों तरफ पानी रहता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जो इसके चारों तरफ इसके ऊपर इसको न्यूट्रिशन देता रहता है। अच्छा। तो वो पानी यदि एक्सेस बन जाए तो भी नुकसान देता है। तो ये सब चीजें जो मैंने बताई है कि इन्फ्लेमेशन आ जाता है, घुटने में सूजन आ जाती है, तो खाने से इनका लिंक है। और जो कुछ बुरे खाने, जैसे मैंने बताया टबैको हुआ, अल्कोहल हुआ, अल्टीमेटली ये डीजेनरेशन की तरफ ले जाते हैं जॉइंट्स को। वो जॉइंट्स जल्दी डीजेनरेट हो, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर शराब और तंबाकू का सेवन कोई कर रहा है तो ये जो लिक्विड है, हाँ, जॉइंट्स में जहां भी है, सारे जॉइंट्स में होते हैं ये। हाँ, देखो क्या होता है कि जो तंबाकू है, तंबाकू की एक प्रवृत्ति होती है कि ये यदि हम इंग्लिश में बोले कि ये मतलब वासोकंस्ट्रिक्टर होता है, मतलब कि जैसे ब्लड सप्लाई को कम करता है। अपने एंड्स पे ले जाके ब्लड सप्लाई कम करता है, मतलब ब्लड सप्लाई को ये प्रॉपर जाने नहीं देता है। तो यदि लगातार आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो अल्टीमेटली स्पाइन पेन आपको, मतलब कि कमर का दर्द और घुटनों का दर्द जल्दी आता है। तंबाकू किसी भी फॉर्म में, तंबाकू आप खाएं, सिगरेट आप पिए, सबका एक ही मतलब है। अच्छा। तो और शराब का क्या इफेक्ट होता है? शराब का यही इफेक्ट होता है। शराब से क्या होता है कि शराब जो होता है अल्टीमेटली फैटी लीवर कोज करती है और फैटी लीवर कोज करने की वजह से हमें मोटापा आता है और अल्टीमेटली जॉइंट्स पे लोड पड़ता है। तो कहीं ना कहीं तंबाकू का और शराब का बोन पेन में, जॉइंट पेन में रोल है। अच्छा, 2 चीजें हो गई। दूसरा, सॉरी मैं आगे बढ़ूं से पहले जो सवाल आते जा रहे हैं उसको क्लियर करते हैं। 2 चीजें हो गई, शराब और तंबाकू हड्डियों के लिए ठीक नहीं है, आप ये कह रहे हैं। और कोई तीसरी चीज जो लोगों को बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए या उस तरफ देखना ही नहीं चाहिए? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 चीजें। जैसे मैं आपको बात बताऊं, जैसे यदि हम बात करें तो जैसे कुछ एक्टिविटीज जैसे जो होती है, जैसे रनिंग करना, जंपिंग करना या स्टेयर्स का बहुत ज्यादा यूज करना, मतलब सीढ़ियों का बहुत ज्यादा यूज करना, ये अच्छी एक्टिविटीज होती है, करनी चाहिए। लेकिन जब तक आपको पेन नहीं आ जाता, तब तक, जब तक दर्द नहीं आ जाता। यदि आप रनिंग करते हैं या सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो घुटनों पे बॉडी का 4 गुना प्रेशर पड़ता है। घुटनों पे
बॉडी का 4 गुना प्रेशर पड़ता है। और वो 4 गुना प्रेशर जब पड़ता है, जो घुटना नॉर्मल आप 60 किलो वजन उठा रहा है उसको 240 किलो वजन उठा, तो नेचुरली ये जल्दी डिजेनेट होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि भागना ही छोड़ दो आप। पर यदि एक बार आपको पेन आने लग गया घुटनों में, तो फिर हम अपने पेशेंट को सलाह देते हैं कि या तो इस एक्टिविटी को थोड़ा कम करें, यदि ज्यादा पेन आ गया तो बंद करके जैसे वॉक कर सकता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि घुटनों पे ज्यादा जोर पड़ता ही होगा, जैसे आप कह रहे हैं। अब जैसे कोई धावक है, रनर है, तो उस पर जोर पड़ेगा। कोई फोर्स में है, पुलिस में है, आर्मी में है, जिसने सालों तक परेड किया है, पैर पटके हैं, तो उनके घुटने क्या जल्दी खराब हो जाते हैं, या उनके घुटनों को और विशेष तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है उनको? हाँ, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल बात सही की। अच्छा देखो, क्या है कि ये जो सब एक्टिविटीज होती है हाई डिमांड एक्टिविटीज, डेफिनेटली उनको जल्दी पेन आ सकता है। यदि वो नियमित रूप से एक्सरसाइज करे, तो ये सब एक्सरसाइज में तो आते हैं जो आप कह रहे हैं कि ना करिए। ना, एक्सरसाइज 2 तरह की होती है सर। अच्छा। एक एक्सरसाइज होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, एक होती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है उसमें हम घुटनों को पूरी मोबिलिटी देते हैं, पूरा चलाते हैं, घुटने को पूरा मोड़ा, पूरा सीधा किया, घुटने को पूरा मोड़ा, पूरा सीधा किया, वो होता है मोबिलिटी एक्सरसाइज, मतलब जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से यदि हम करते हैं तो स्ट्रेंथनिंग में हमें हेल्प मिलती है। यदि आप डायरेक्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, डेफिनेटली पेन आ जाएगा जल्दी आप। तो हमें एक्सरसाइज प्रेड डायरेक्ट करना अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज उनको जरूर करनी चाहिए। यदि आप धावक हैं और आपका प्रेड का काम है धावक, तो आपको एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा रोल है, वो उनको ध्यान रखना चाहिए कि एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। यदि आपने प्रेड कर ली और आपकी एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि परेड कर लिया तो एक्सरसाइज हो गया। ना, एक्सरसाइज का अलग रोल है। अच्छा। और स्ट्रेंथनिंग का अलग रोल है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। पिछले दिनों मैं किसी के साथ डॉक्टर के यहाँ गया, हड्डी के डॉक्टर के पास। उम्र 40 साल रही होगी और उनके घुटनों में दर्द था। जब वो पहुंचे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने उनको लिटाया, जैसे बेड पीछे है उस पर लिटाया, और उनके घुटने दबाए, और दबाते ही उन्होंने कहा कि क्या आप एक बार में 2 सीढ़ी चढ़ते हैं? तो वो इंसान चौंक गया और उसने कहा कि हाँ, ये तुरंत बंद कर दीजिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सही तरीके, जैसे मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि क्या सही तरीके से चलना भी कोई चीज है, उठने बैठने का भी कोई सही तरीका है, चलने का भी कोई सही तरीका है। जेस्चर पोस्चर की मैं बात करूं ताकि घुटनों को मतलब काम करते हुए भी थोड़ी राहत मिले। हाँ, मैं आपको जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारी मेडिकल साइंस की ही बात कर रहा हूँ। आप वही बात करेंगे। मेडिकल साइंस में जैसे कहा जाता है कि जैसे आप खड़े रहते हैं, तो खड़े रहते हैं और चलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? हमारी मेडिकल साइंस में खड़े रहना एक जगह पे 1 घंटा और 1 घंटा चलने में दिन रात का अंतर है। अच्छा, क्या अंतर है? जैसे खड़े रहते हो तो आपके घुटने नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, और जब आप चलते हो तो घुटने पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। उसका एक रीजन है, जब हम खड़े रहते हैं एक पॉइंट पे तो वो पॉइंट लोडिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक पॉइंट पे लोडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे समझाइए। जैसे जैसे हम खड़े रहे तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोडिंग स्टार्ट हो गई, तो वहां पे पेन प्रोड्यूस हो जाता है। ओके। यदि आप चलते रहते हो तो फिर पूरे घुटने पे इक्वल लोड पड़ता है, तो उससे कार्टिलेज स्ट्रेंथनिंग होती है। अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि जैसे हम बाय द वे हम बैठे हैं, लेटे हुए हैं, एक छोटी सी बूंद हमारे सिर पे गिर रही है और वो लगातार उसी पॉइंट पे गिरती जा रही है, तो क्या होगा, सिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। बारिश में आप नहा लो, कुछ नहीं होता, वहां पे हजारों बूंदें आपकी पूरी बॉडी में पड़ रही, पर उनका पोजीशन चेंज होता रह रहा है, सैकड़ों बूंदें पड़ रही, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। तो एक जगह पे खड़े रहना और वॉक करने में दिन रात का अंतर है। वॉक करना आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा, एक जगह खड़े रहोगे तो अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद पेन आने लग जाएगा। हमारी मेडिकल साइंस में हमारी बॉडी भगवान ने इतनी अडेप्टिव बनाई है, मतलब वो कब तक संभालती रहती है। जैसे कुछ हमें प्रॉब्लम आने वाली है, हम अपनी बॉडी एडजस्ट करती रहती है, कंपनसेट करती रहती है। तो जब वो प्रॉब्लम आती है तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये कारण तो 3 साल पहले स्टार्ट हो गया था। यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारी बॉडी की, कि हमारी बॉडी कंपनसेट करती रहती है, संभालती रहती है। तो कुछ सालों बाद जब प्रॉब्लम आती है तो मरीज कहता है कि मैं तो ये काम पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई, अब आ रही है, तो ये कारण तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने शरीर को दिक्कत देते रहते हैं, वो उससे उबरने की कोशिश इंटरनली करते रहता है, लेकिन जब उसके बस के बाहर बात चली जाती है तब आपको पेन प्रोड्यूस होने लग जाता है।
अभी पिछले दिनों मैं कहीं बैठा था हॉस्पिटल में, तो एक डॉक्टर थी, वो किसी पेशेंट को ये बता रही थी, मुझे उस बीमारी का नाम नहीं पता, लेकिन मैंने सुना उनको ये कहते हुए कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिससे तुम्हें दर्द नहीं होता है, मतलब सेंस नहीं है तुम्हें दर्द का, अगर कुछ हो भी जाए तो तुम्हें दर्द नहीं होता। तो मतलब मैं सुनकर के हैरान हो गया। ये दर्द का भी अपना एक सीन है ना, जैसे घुटने में दर्द हुआ, इसका मतलब कुछ परेशानी है, डॉक्टर के पास ले चलो। अच्छा देखो साहब, दर्द नहीं होता वो तो मतलब कि एक ऐसा चीज़ है कि जिसको दर्द नहीं होता वो तो एक तरह से ऐसी चीज़ है जिससे हमें नेगेटिव ही जाना है हमेशा। दर्द एक हमारा एक वार्निंग साइन है। यदि आपको दर्द आता है तो एक वार्निंग साइन है, और उस चीज़ से ही हम बचे हुए हैं। मैं आपको मतलब जीने के लिए क्या चाहिए, मैं चलो एक सिंपल आपको जीने के लिए क्या चाहिए। जीने के लिए चाहिए पानी, हवा और खाना। मतलब पानी हुआ, हवा हो गया, खाना हो गया, लेकिन भय भी एक जीने के लिए चाहिए। भय भी चाहिए, हाँ। भय नहीं होगा तो कैसे जियोगे? आप ट्रक के सामने खड़े हो जाओगे तो भय ही नहीं। वैसे यदि पेन होगा तो आपका जॉइंट जो है डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन उसको एक्युमुलेटाइज करता रहेगा कि पेन है, ये काम नहीं करना है, ये पोस्चर में नहीं जाना। तो पेन होना जरूरी है, और पेन आपका एक वार्निंग साइन है कि आपको संभल जाना चाहिए। तो इसका एक टर्म भी होता है इसको, तो हाइपरएल्जीसिया, एरोडाइनिया, तो ये सब पेन पाथवे हैं कि अपना जो पेन एक चीज ऐसी चीज है जो सब्जेक्टिव चीज है। आपको मैंने पिंच किया तो आपको कितना दर्द हुआ, और किसी और को पिंच किया कितना दर्द, दोनों का रिस्पॉन्स अलग है, क्योंकि ब्रेन पड़ता है पेन। अच्छा, एक सवाल, हालांकि आपने टुकड़ों में बात कह दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जगह वो बात आ जाए। अगर मान लीजिए हमारी ये बातचीत कोई एक दर्शक देख रहा है, उसकी उम्र आज 20 साल है, और आपकी बातें सुन करके उसके सेंस खड़े हो जाएं, जाग जाएं, और वो ये सोचे कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि आज के बाद मेरे घुटने कम से कम ठीक ठाक स्थिति में रहें और उस तरीके से खराब ना हो, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको करनी चाहिए, डू एंड डोंट का जो सिस्टम है, ये मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा उसको डाइट के बारे में। हाँ बताइए। अच्छा, डाइट के बारे में मैंने शुरू में बताया था कि हल्दी का, लहसुन का एंटी इन्फ्लामेटरी रोल होता है। डाइट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हालांकि ये जोड़ है, ये जोड़ कार्टिलेज से बना हुआ है, लेकिन इस जोड़ की जो बैकबोन है वो तो बैक जो है वो तो बोन ही है। तो हमें सबसे पहला काम तो डाइट अच्छी रखनी चाहिए। ऐसी डाइट जो हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छी हो, और ऐसी डाइट जो हमारी बोन्स के लिए अच्छी हो। ओके, तो मैं आपको विस्तार से बता सकता हूँ इसके बारे में। विस्तार से बताइए। देखो, बोन्स के लिए दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, यदि हम वेजिटेरियन की बात करें, दूध, दही, सोयाबीन और पनीर, ये कैल्शियम रिच सोर्स होता है। ठीक है। यदि नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो अंडा, चिकन, ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स। अंडे में भी दो होता है, वो पीला वाला, उजला वाला, व्हाइट वाले की बात करें। अच्छा, व्हाइट वाले की बात। यदि आप यंग पेशेंट हैं तो आप पीला भी खा सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत विटामिन डी भी होता है। तो ये हो गया कैल्शियम, जो बोन का मेन तत्व है। ठीक है। दूसरी बात आई विटामिन डी। विटामिन डी जनरली सनलाइट से मिलता है, धूप से मिलता है, लेकिन धूप लेना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहूंगा कि विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट सबसे आसानी से उपलब्ध है वो ले नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट आपको अलग से लेने चाहिए। अब तीसरी बात आ गई है बोन्स के लिए, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम, मतलब सॉरी विटामिन की, पोटेशियम नहीं है, विटामिन के। मैग्नीशियम का, फास्फोरस का और विटामिन के का बहुत अच्छा रोल है बोन को हेल्दी बनाए रखने के लिए। और विटामिन के का जो सोर्स है वो हरी सब्जी है, हरी पत्तेदार सब्जी विटामिन के का सोर्स है। ओके। और मैग्नीशियम और फास्फोरस का सोर्स जनरली नट्स होते हैं, टोफू होते हैं, जैसे नट्स हो गया, नट्स जैसे हमारी दालें हो गई, पंपकिन सीड हो गए हैं, तो इन सीड्स में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि ये करें ये सब करना चाहिए, ये बोन्स के लिए हो गया। हाँ। अल्कोहल और तंबाकू और शराब वो ना करें, ठीक है। अब ये तो हो गया डाइट के मामले में। शराब में भी कुछ लोग कहते हैं कि बियर तो नुकसान नहीं करता। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें मात्रा कम होती है बस। अच्छा, मात्रा कम होती है तो उतना कंज्यूम नहीं कर पाते। वाइन भी वैसे ही नुकसान करती है। वाइन में भी उतनी मात्रा ही होती है, 6% होती है तो नुकसान। अच्छा, शराब ही नुकसान दे, चलिए ठीक है। और दूसरी बात है कि यदि आप मतलब कि एक्सरसाइज की बात करें तो रेगुलर एक्सरसाइज और अपना बॉडी वेट यदि मेंटेन करे रखते हैं तो घुटनों पे प्रेशर नहीं आता है। कितना होना चाहिए घुटनों के हिसाब से बॉडी अच्छा, वेट? घुटनों के हिसाब से देखो, आइडियली बॉडी वेट जो होता है आपकी जितनी हाइट है सेंटीमीटर के अंदर, उसे माइनस कर दो 100 से। अच्छा, तो जितना बच गया, जैसे आपकी
160 है मान लीजिए। 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, 100 हटा दिया, 100 हटा दिया तो 60 सेंटीमीटर जो है आपका होना चाहिए। होना चाहिए। आइडियल वेट 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, नहीं 60 किलो होना चाहिए। तो है तो सेंटीमीटर में तो ये निकालें, मेल फीमेल दोनों में एक ही होता है? लगभग एक ही होता है। इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सेंटीमीटर में आपने हाइट निकाली, 160 सेंटीमीटर आपने हाइट निकाल ली, तो 100 सेंटीमीटर माइनस हो गए तो जो 60 बचा वो 60 किलो है, सेंटीमीटर नहीं है। तो 55 से लेके 65 तक आपका वेरी करता है। ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब आप बीएमआई में ना जाए, बीएमआई कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है कि इतने के लिए आपका वजन। हाँ, आपने बीएमआई का जिक्र किया तो मुझे बता दीजिए, आजकल मेट्रो स्टेशन के नीचे कुछ लोग वो मशीन लेके खड़े होते हैं, ठीक है, हाँ। जिस पे खड़े होइए 5 रुपए डालिए, फिर वो पूरा एक चिट्ठा आता है, उसमें बॉडी मास और वाटर और पता नहीं क्या क्या होता है, क्या है उसका साइंटिफिक? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल उसका साइंस में इंपॉर्टेंस है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया वो जनरल फॉर्मूला था, ठीक है। ये बीएमआई होता है आपकी जो वेट है और आपका जो हाइट है उसका अनुपात निकाला जाता है। ओके, तो यदि आपकी हाइट ज्यादा है तो आपका वेट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ओके, जो फॉर्मूले पे हम जा रहे थे उसमें भी लगभग सेम ही लगता है, लेकिन उसमें आप अपने आप को डिवाइड कर सकते हो कि आप किस स्टेज पे हो, माइल्ड पे हो, मॉडरेट पे हो, ओबेस पे हो, हाइपर ओबेस पे हो, मतलब मॉर्बिड ओबेसिटी पे हो। तो उसमें जैसे जैसे 40 के ऊपर आप चले गए, जैसे 40 मतलब बहुत हाई बीएमआई हो गया, तो आपको कुछ ना कुछ डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए। तो वो एक तरह से अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन उसे समझना मुश्किल है। ये एक आसान फॉर्मूला है जिसे समझा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, आमतौर पे जब शरीर की बात होती है तो मेल फीमेल शरीर जो है, बॉडी जो थोड़ा अलग है और कई सारी चीजें अलग हैं, डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि मेल के लिए ये, फीमेल के लिए वो। तो जब हड्डियों की बात आती है, जब जोड़ की बात आती है, घुटनों की बात आती है, तो जितनी बातें हम अभी कर रहे हैं, क्या वो सब फीमेल के लिए भी वैसे ही एप्लीकेबल है या फिर उसके लिए कुछ अलग आप कहेंगे? अच्छा, फीमेल में देखो शुरू के टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अप टू 20 तो लगभग सेम है, लेकिन 20 के बाद मतलब वो फीमेल जो होती है वो चाइल्ड बेयरिंग एज में चली जाती है, तो उसको कैल्शियम और विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइल्ड बेयरिंग एज में है, वो प्रेगनेंसी में भी आती है, फिर बच्चे को फीड करवाना होता है, तो उसके लिए विटामिन डी कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है कि उससे सप्लीमेंट लेना ही चाहिए। फिर हम एज आ जाती है 40 के अबव, 40 के अबव फीमेल्स में मेनोपॉज आ जाता है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होने लग जाती है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा पकड़ता है। मतलब थोड़ा सा सामान्य बताइए। अच्छा, उनकी हड्डियां जल्दी कमजोर होती है। अच्छा, ये मेनोपॉज होता है कि मतलब कि जो हमारा जो मासिक धर्म है वो बंद होने लग जाता है। मैं समझ गया। तो उसके बाद उनका जो है एस्ट्रोजन जो होता है, जो बॉडी के अंदर मेन उनका हार्मोन होता है जो उनको सपोर्ट करता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में जल्दी आता है। तो वो और ध्यान रखने की जरूरत है उनको। तो उनको और ध्यान रखने की जरूरत है। और जो बात अभी बीच में रह गई मेरे ख्याल से, सही चलने का तरीका, सीढ़ी टेपने वाला, 2 सीढ़ी चल रहे हैं, तो सही चलने का तरीका, हाँ, देखो वॉकिंग हमेशा घुटनों के लिए अच्छी रहती है। ठीक है, वॉकिंग करना घुटनों के लिए हमेशा अच्छा रहता है। ओके। स्टेयर्स, फ्लोर एक्टिविटी और रनिंग घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर डालती है। तो जब तक आपका शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि पेन प्रोड्यूस होने लग गया तो आपको उन एक्टिविटीज़ को कम करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मेरे पिताजी हैं, मैं उदाहरण से ही पूछ रहा हूँ ताकि बिल्कुल, लोगों को जरा बेहतर पता चले, वैसे टिपिकल सवाल नहीं। बिल्कुल। उनकी उम्र हो गई 70 साल। अभी पिछले दिनों मैं उनको डॉक्टर के पास लेकर गया था क्योंकि उनके घुटने में दिक्कत शुरू हो गई थी। वो पखाना में बैठ नहीं पा रहे थे, इंडियन उसमें, और साइकिल नहीं चला पा रहे थे, जबकि साइकिल बहुत चलाए अपने जवानी में। साइकिलिंग अच्छी होती है घुटनों के लिए, लेकिन वो खूब उन्होंने की, लेकिन अब एज हुआ तो साइकिलिंग करने में उनको दिक्कत होने लगी, पखाना में बैठने में दिक्कत होने लगी, तो हम डॉक्टर के पास ले गए, एक्सरे वगैरह हुआ। डॉक्टर साहब ने हमें ये सलाह दिया कि इनका जो लिक्विड आप बता रहे हैं वो निपट गया है, वो खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि इसके 2 तरीके हैं, एक कि आप संयम रखें और धीरे धीरे इसको, कुछ दवाइयां उन्होंने लिखी और कहा कि ये ठीक हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि या तो सुई लगवा करके उसको ठीक करवाएं, या फिर जो आप लोग वो जो बदलने वाला मामला होता है। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि अब 70 की एज हो गई है तो क्यों ये ऑपरेशन करवाएंगे और तमाम चीजें करोगे, ऐसी रह लीजिए। तो मुझे आप जरा गाइड करिए, ऐसी स्थिति में क्या करे कोई? अच्छा, देखो यदि घुटने की कार्टिलेज खत्म हो गई है, बिल्कुल, इसमें 4 ग्रेड होती है। मैं आपको बता दूं, घुटने की कार्टिलेज खत्म होने की सिंपल बातें मैं बताता हूँ। इसमें 4 ग्रेड होती है। अप टू 3 ग्रेड मेडिसिन से इलाज करना चाहिए। ओके। यदि 4 ग्रेड आ गई है, जिसको हम बोलते हैं बोन एंड बोन, यदि हम एक्सरे हम करवाते हैं और उसमें हड्डी पे हड्डी चिपक गई है, तो फिर इसका कोई भी फाइनल इलाज नहीं है। इसका लास्ट इलाज
घुटना बदलना ही होता है, नी रिप्लेसमेंट ही होता है। अब कितना खर्चीला होता है ये? हमने तो सुना है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बदलाया था, हमने खबरों में सुना था, वो अमेरिका से डॉक्टर आए थे। वो उस समय उनको क्या, एक तो पार्किंसन की थोड़ी प्रॉब्लम थी, दूसरा क्या होता है कि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई। ओके। आज के रिजल्ट और पहले के रिजल्ट में फर्क आ गया। क्या फर्क है? फर्क ये आ गया कि इम्प्लांट का डिजाइन इंप्रूव हो गया है, रोबोटिक्स आ गया है घुटने बदलने में। दूसरा, नेचुरल सर्जन का एक्सपीरियंस बढ़ गया है। जी जी। जितने पहले घुटने बहुत कम होते थे, अब बहुत ज्यादा घुटने होते हैं। तो ये सब कुछ है। तो आज के टाइम में आप देखोगे, फ्यूचर में आपको 5 साल पहले बाद की बात कर रहा हूँ, अपन बैठेंगे 5 साल बाद, घुटना का ऑपरेशन मोतियाबिंद के ऑपरेशन जैसा हो जाएगा। जैसे कैटरेक्ट सर्जरी सबको करवानी ही है, ये बनी हुई बात है, वैसे ही घुटने की सर्जरी होगी कि हर आदमी 60 के बाद ये सोचेगा चलो ये सर्जरी तो करवा ही लूं, क्योंकि ये तो मेरे को करवानी ही पड़ेगी। क्योंकि एक बार बोन पे बोन आ गई तो रिवर्सिबल नहीं है, ये बढ़ेगा ही आगे। जैसे 60 का आप 65 हो जाओगे तो भी पेन करेगा ही करेगा। अच्छा। तो वो कहेगा 60 में ही करवा लेता। तो ये शिफ्ट चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब घुटने के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। एक आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में ये डिबेट थोड़ी ज्यादा शुरू हो गई है, आयुर्वेद बनाम जो अंग्रेजी वो है मेडिसिन सिस्टम है, जिसको हम लोग अंग्रेजी वो कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसमें कि आयुर्वेद में सब चीज़ों का इलाज है, आप केयर करिए, ये खाइए वो खाइए, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है कि फलाना चीज़ खा लीजिए तो फलाना चीज़ हो जाएगा, घुटनों का लिक्विड ख़त्म हो गया तभी चिंता की बात नहीं है। और जो डॉक्टर होते हैं, जो मेडिकल साइंस है, वो कहता है आपकी तरह कि नहीं भाई इसको बदलवाइए अगर ग्रेड 4 आ गया है तो। तो ये जो बनाम चलता है आयुर्वेद बनाम मेडिकल साइंस, इस बहस को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं खास तौर पे हड्डियों के मामले में मैं आपको बहुत क्लियर हूँ, मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि कुछ समस्याएं हमारे शरीर में ऐसी होती है जिन्होंने ठीक होना ही है। अच्छा। जिन्होंने ठीक होना ही है। चाहे आप, जैसे मैं बताऊं, वायरल फीवर ठीक होना ही है। 3 दिन बाद आप ठीक हो जाएगा, जुकाम भी ठीक हो जाएगा, वायरल फीवर भी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। गाउट का पेन आ गया भाई, हमारे ऑर्थोपेडिक में गाउट का पेन आ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, पैर में दर्द, 3 दिन बाद दर्द चला जाएगा डेफिनेटली। लेकिन बात यह है कि फीवर ने तो जाना ही है, पैरासीटामोल उसे ठीक नहीं कर रही, पर आपको फीवर के एपिसोड आने से कम कर रही है। वायरल फीवर अपने आप ठीक होना है, लेकिन पैरासीटामोल से क्या बेनिफिट हो रहा है कि आपको फीवर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, आपको आराम मिल रहा है, तो आपकी जर्नी स्मूथ होगी ना। दूसरी बात है कि कई बार फीवर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन पे भी असर आ जाता है, उस चीज़ से भी बचा रही है। समझ गया? ऐसे ही है, जैसे गाउट का पेन आया, पेन 3 दिन में 4 दिन में चला जाता है जनरली, कईयों का रहता है क्योंकि वो खाते रहते हैं लगातार वो हाई प्रोटीन डाइट। पर आपने यदि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले ली तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका पेन अच्छा हो जाएगा, एटलीस्ट आप जल्दी अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो एलोपैथी हेल्प करती है आपको उस मुकाम तक ले जाने में। दूसरी बात यह है कि एक बार यदि ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, यदि बोन पे बोन आ जाती है, तो वाकई में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम भी इंजेक्शन लगाते हैं घुटनों में, सब इलाज है, लेकिन टेम्परेरी इलाज है। नी रिप्लेसमेंट परमानेंट इलाज है कि चलो अब इसके बाद और कोई इलाज। उसके बाद रिजल्ट कैसा रहता है? बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। अच्छा। हमारे पेशेंट हैं जो उससे बताइए, उदाहरण से बताइए, अनुभव से बताइए जरा। मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक पेशेंट है, वो जलंधर की रहने वाली है। उनका मेन प्रॉब्लम क्या है? फीमेल है, क्या अकेली रहती है, 70 के करीब एज है। अच्छा, उनका ये मेन प्रॉब्लम ये था कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, और मेरे को तो बहुत, उनको घूमने का बहुत शौक था। तो क्या हुआ कि जैसे नी की वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे थे, तो आज उनका नी रिप्लेसमेंट हुए को 7-8 साल हो गए हैं। वो वृंदावन रहती हैं, पूजा करती हैं, परिक्रमा लगाती हैं, और उनकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई है। जो किसी की मोहताज थी अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नी जब बदलते हैं आप लोग, घुटना बदलते हैं, उसमें क्या बदलते हैं, मतलब अगर आप उसमें दिखा सकें? अच्छा देखो सर, कितने तरीके के होते हैं, मतलब अच्छा, घुटना बदलने का मतलब क्या है? अच्छा, घुटने बदलने का मतलब ये है कि यदि ये फ्रेम में आ रहा है, हाँ, अच्छा, ये चिकनाई है, देखो ये चिकनी चीज है, ये घुटना ऊपर का नीचे का चल रहा है, ये चिकनी चीज है। तो ये वाला जो, अब घुटना जब खराब हो जाता है तो इस तरह का हो जाता है। ओके, ये चिकनी चीज उड़ गई और ये हड्डियों से घिस रहा है, बीच में खड्डे आ गए, ये आपस में भिड़ेंगे तो दर्द करेंगे। तो जैसे अंदर चिकनाई नहीं है तो इसका मतलब ये बीच में छोटे छोटे बोन आ जाती है, चिकनी चीज हो जाती है, घिस जाती है, नीचे की बोन निकल आती है,
नीचे से नीचे की बोन वो आपस में जब भिड़ते हैं तो पेन करते हैं, तो मुश्किल करते हैं। तो ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई आपकी। मैकेनिकल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि यदि चिकनाई चली गई तो चली गई, अब बोन पे बोन रब करेगी, वो किसी चीज से नहीं जाएगी। या तो दर्द की गोली से दर्द जाएगा, या फिर आप चलेंगे नहीं तो दर्द जाएगा। और दर्द की गोली से अगर दर्द चला भी जाए तो प्रॉब्लम तो खत्म होगी नहीं ना, वो रगड़ तो लगती रहेगी। रगड़ तो लगती रहेगी। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये रिप्लेसमेंट वाला घुटना है, तो क्या करते हैं, ऊपर ये कप लगा देते हैं, जैसे ये कैप लगा रखा है हमने ऊपर, तो ये कप आता है, नीचे ये प्लेट लगा देते हैं। अच्छा। ये सीमेंट आता है, अच्छा, बोन के लिए सीमेंट आता है, उस सीमेंट से ये लगा देते हैं, और इसके बीच में एक प्लास्टिक आता है, पॉलीएथिलीन बोलते हैं इसको, वो डाल देते हैं। तो इस तरह से ये प्लास्टिक डाल देते हैं। हाँ। तो कहते हैं प्लास्टिक तो नुकसानदेह है। अच्छा, वो हाई क्वालिटी प्लास्टिक होता है जिसकी घिसने की रेट 0.1 mm पर ईयर होती है। ये प्लास्टिक, इसका नाम होता है पॉलीएथिलीन प्लास्टिक। ये हाईली ऑक्सीडाइज होता है, हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉली होता है ये, विटामिन ई रिच होता है, और ये घिसता नहीं है। तो बहुत महंगा होता होगा डॉक्टर साहब ये? नहीं, इतना महंगा नहीं आता इतना महंगा नहीं आता। इन दोनों के बीच ये प्लास्टिक ही आता है, दो मेटल के बीच में एक प्लास्टिक का बना होता है, उसे बोलते हैं हम प्लास्टिक है, पर उसका नाम पॉलीएथिलीन है। बोलते हैं हम प्लास्टिक है, मतलब इट्स ए काइंड ऑफ जनरल टर्म, जैसे जनरल में बारी घुटना बदलना, पर इसका नाम पॉलीएथिलीन है, मतलब एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। अच्छा देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब प्लास्टिक मैंने पढ़ा तो हमारे शरीर में 360 ज्वाइंट्स हैं, और हम लोग इतनी देर से बात सिर्फ घुटनों की कर रहे हैं, क्योंकि घुटनों पे सबसे ज्यादा बात होती है। लेकिन मैं घुटनों के अलावा शरीर के बाकी ज्वाइंट्स के बारे में भी आपसे थोड़ा पूछूं। जैसे रीढ़ की हड्डी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई रीढ़ की हड्डी में अगर दिक्कत हुई तो खेल खत्म है आपका। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और देखते हैं हम लोग कि बढ़ती एज के साथ कुछ लोग झुकने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या परेशानी होती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? रीढ़ की हड्डी का इंसान कैसे ध्यान रख सकता है? इन्हीं तरीकों से या कुछ और तरीके भी होते हैं? अच्छा, रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी चीजें घुटनों से अलग होती है। अच्छा, बताइए ना। रीढ़ की हड्डी में डिस्क होती है। रीढ़ की हड्डी में मल्टीपल बोन होती हैं, मल्टीपल हड्डियां होती हैं, ये आपस में मिलके मल्टीपल जॉइंट्स बनाती हैं, और इनके बीच एक गद्दी होती है जिसका नाम बोलते हैं डिस्क, वर्टिबल डिस्क बोलते हैं। और इस डिस्क इतनी मतलब कि सॉफ्ट होती है, इतनी लचीली होती है, यदि आप ऊपर से जंप करते हैं तो ये पिचक जाती है, फिर वापस ठीक हो जाती है। आप ये देखेंगे स्पाइन की हर तरफ मूवमेंट है, मतलब इधर भी मूवमेंट कर सकते हो, उधर भी कर सकते हो, नीचे भी, ऊपर भी 360 डिग्री मूवमेंट है स्पाइन की, आप ऊपर ही देख सकते हैं। तो ये जो मल्टीपल जॉइंट्स हैं और मल्टीपल जो डिस्क है, इनकी वजह से हमें ये सब कुछ मिलता है, मूवमेंट मिलती है। ये जो डिस्क है ये बिल्कुल लचीली होती है, लेकिन विद द एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये डिस्क हार्ड होने लग जाती है। ठीक है ना, जो स्मोकिंग करते हैं उनकी डिस्क जल्दी हार्ड होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है उसकी। तो ये डिस्क हार्ड होने लग जाती है, और ये फिर पेनफुल हो जाती है, कमर जो होती है वो दर्द करने लग जाती है। तो ये डिस्क कभी कभी इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि ये पीछे की तरफ बल्ज हो जाती है, और इसके पास हमारी नसें होती है, सारी जो नर्वस सिस्टम उसी के पास होता है, उसको दबाती है, जो पेन का कारण बनती है, जिसको हम सियाटिका बोलते हैं, या बोलते हैं कि भैया नस दब गई है, डिस्क बल्ज हो गया, ये सारा उसी के अंदर आता है। अब क्या, स्पाइन और नी दोनों ही वेट बेरिंग चीजें हैं। स्पाइन पे हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है, तो उम्र के साथ इसे डिजेनरेट होना है। घुटने में भी हमारा वजन आता है। जैसे क्या होता है कि हमारा रिस्ट का जो जॉइंट है, एल्बो का जो जॉइंट है, शोल्डर का जॉइंट है, ये वेट बेरिंग जॉइंट नहीं है। घुटना एक वेट बेरिंग जॉइंट है, इसलिए घुटने में समस्या ज्यादा आती है, क्योंकि ये वजन लेता है। मेरुदंड कहते हैं ना स्पाइन को हिंदी में। हम लोगों ने कब पढ़ी, 8वीं 9वीं की किताब में पढ़ी, तब से मुझे ये याद हो गया कि मेरुदंड, इसका बहुत ध्यान रखना है। रीढ़ की हड्डी का मास्टर। अच्छा, रीढ़ की हड्डी का वैसे भी इस्तेमाल है कि कोई बहुत झुकता है तो लोग कहते हैं इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, किसी के सामने भी झुक जाता है, नहीं, इसको लेकर के कहावत भी है। अच्छा, इसके पहले और भी मेरे कुछ सवाल हैं, पॉलिसी पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और कुछ मिथ हैं। हमें नहीं पता कि वो चीजें जो मैं आपसे पूछूंगा वो सही है या मिथ है हड्डियों के इर्द गिर्द, तो उस पर बात होगी। लेकिन उसके पहले एक बात और मुझे बता दी, नॉक नी जो एक परेशानी है, हम लोग सुनते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी। क्या होता है, कैसी परेशानी है? बच्चों में ही ज्यादा होती है या फिर उम्रदराज लोगों में भी होती है? अच्छा, जो नोकनी होता है वो जनरली, ये पहले होता क्या है, मतलब कैसे दिखता है, कैसे पता चलता है कि फलाने का नोकनी बच्चे को नोकनी? अच्छा, क्या होता है कि नोकनी का मतलब होता है घुटनों का टेढ़ापन, अच्छा, पैरों का टेढ़ापन
घुटनों के थ्रू हो जाता है, उसे नोकनी बोलते हैं। नोकनी में क्या होता है कि जब हम खड़े होते हैं तो घुटने भी साथ में सटने चाहिए और टखने भी साथ में सटने चाहिए। यदि घुटने सट गए और टखने दूर रहे तो नोकनी बोलते हैं इसका। मुझे ध्यान आ रहा है आर्मी की बहाली में, पता नहीं आप गए कि नहीं? हाँ, मेरे को पता है, मेडिकल आपको होता पता है। है जब जाते हैं तो उनकी जांच होती है, वो हाँ। पैर ऐसे करके और वो देखते हैं कि वो यहाँ घुटना, अच्छा वही होता है? वही, हाँ। यदि घुटने सट गए और टखने नहीं सटे और टखने दूर चले गए तो वो उसे नोकनी बोल दिया जाता है। ओके। और यदि आप खड़े हुए, टखने सट गए और घुटनों में नहीं सटे तो उसे बोनी बोल दिया जाता है। अच्छा, ये जो समस्या है बचपन से स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको, आप बिलीव नहीं करोगे कि जो ये फाउंडेशन है ये प्रेग्नेंट लेडी के पेट से ही स्टार्ट हो जाती है। यदि आप मतलब कि फीमेल जो प्रेग्नेंट है, यदि वो विटामिन डी कैल्शियम का प्रॉपर सेवन नहीं करती है तो बच्चे में कमी रहेगी विटामिन डी की। अच्छा, और फिर उसको ये परेशानी होगी। विटामिन डी और कैल्शियम बच्चे की बोन ग्रोथ के अलावा इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। तो विटामिन डी का और कैल्शियम का बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ के अलावा उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता उसको भी बनाने में हेल्प करता है। यदि बाय द वे मदर ने, आजकल सब मदर लेती हैं विटामिन, वो बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन यदि नहीं लेते हैं तो बच्चे में ये कमजोरी रहती है। फिर बच्चा जब पैदा होगा तो यदि बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है या माँ का दूध नहीं पी पाता है तो उसमें विटामिन डी की कमी हो सकती है। जब वो बड़ा होना स्टार्ट होगा, जैसे साल 1.5 साल का होगा, जब वजन लेना स्टार्ट करेगा तो उसकी बोन सॉफ्ट रहेंगी। सॉफ्ट रहने की वजह से उनमें टेढ़ा बनाने लग जाएगा, या तो उसमें नोकनी हो जाएगा या बोनी हो जाएगा। नोकनी ज़्यादा कॉमन रहता है, और नोकनी हो गया एक बार, यदि विटामिन डी उसका पूरा नहीं हुआ तो ये बढ़ता ही चला जाता है। तो फिर कैसे वो ठीक होगा? अच्छा, एक तो और ये परेशानी सिर्फ घुटनों के टेढ़े ओढ़े तक होती है या फिर ये और भी परेशानी बढ़ सकती है? हाँ, और भी परेशानी बढ़ सकती है। जैसे क्या होता है कि विटामिन डी यदि वो प्रॉपर लेते रहते हैं तो जनरली ये परेशानी अपने आप 4 साल तक ठीक हो जाती है। अच्छा। बॉडी में इतनी पावर होती है कि बॉडी जैसे बच्चा चलना स्टार्ट करता है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है कि भैया नोकनी हो गया है या पैर बाहर जा रहे हैं, जो फिजियोलॉजिकल है, मतलब जो कमी से हुए, न्यूट्रिशन की कमी से हुए, यदि वो न्यूट्रिशन मिल जाए, उसको विटामिन डी मिल जाए तो वो टाइम रहते करेक्ट हो जाता है अपने आप। लेकिन यदि आपने नहीं लिया फिर नहीं करेक्ट होगा। दूसरी बात ये, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज के टाइम में हम हर बच्चे को, छोटा बच्चा हो 2 साल से छोटा, उसको विटामिन डी की डेली डोज देते हैं। इसीलिए हाँ, ये अब आने लग गया है कि हम बच्चों को डेली डोज देते ही हैं विटामिन डी। इसका मतलब ये भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में ये कमी रहती है ज्यादातर में, ज्यादातर बच्चों को आपको देना पड़ता है। हाँ। और लेनी चाहिए। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, यदि वो करेक्शन की तरफ चला जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उनके लिए अलग से कुछ ब्रेसेस आती है, वो पहनानी पड़ती है। और किसी बच्चों में यदि बहुत ज़्यादा टेढ़ापन है तो वो फिर ऑपरेशन के थ्रू करेक्ट किया जाता है। एक इसको लेकर के मुझे याद आ रहा है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो हमारे गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मालिश करने का सिस्टम होता है। कुछ मतलब महीनों तक उसकी बहुत जबरदस्त मालिश होती है, वो सरसों तेल से। तो वो कहते हैं कि अगर किसी बच्चे की, मतलब वहाँ कहते हैं ऐसा कि किसी बच्चे की ढंग से मालिश नहीं हुई तो उसका ये घुटना टेढ़ा हो जाता है। इसका इससे कोई लेना देना है क्या? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। बताइए कि क्या होता है कि पहले क्या होता था, बच्चों की मालिश करते थे धूप में। हाँ, धूप लगती थी, विटामिन डी मिलता था, बच्चा ठीक हो जाता। अब वो तो चीजें चली गई हैं, तो विटामिन डी सप्लीमेंट हम हर बच्चे को देते हैं। इसलिए तो जैसे जैसे आप गाँव से या फिर अपने उससे दूर आते जा रहे हो, अर्बनाइजेशन की तरफ जाते जा रहे हो, अर्बनाइजेशन जब आप ले रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, तो उसमें ये सब भी आता है। ये सब भी उसमें ही आता है। चलिए, कुछ सवाल मेरे हेल्थ पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो एक सबसे पहले, चूंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गांव में बीती है और अभी भी गांव से एक ज़्यादा जुड़ाव है, भले मैं शहर में रहता हूं, रोटी यहीं से चलती है। हमने ये देखा है कि गाँव को, मतलब जितने अच्छे डॉक्टर हैं, आप जैसे डॉक्टर, बताने वाले, समझाने वाले, इलाज करने वाले, मरीज कोई आ जाए पैसा नहीं तो फ्री में भी इलाज कर देने वाले, मुझे किसी ने बताया, वो सारे शहर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, बड़े मेट्रो शहर में बैठे हैं, और पूरे के पूरे गांव को हमने झोला छाप डॉक्टरों के सहारे छोड़ा हुआ है, दवाई खानों के सहारे छोड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, परेशानी हुई, दर्द हुआ, गए, एक स्प्रे लिया, मारा, दर्द ठीक हो गया। अंदर क्या बीमारी है, क्या हो रहा है, नहीं पता चला। कैसे ये सब ठीक होगा डॉक्टर साहब? मतलब अच्छा, मैं इसका आपको एक आंसर देना, यदि हम डिजिटल हेल्थ की तरफ जाए, मतलब यदि हम हेल्थ को डिजिटलाइज कर दें,
तो ये ठीक हो सकता है। कैसा? आप ये बिलीव ये मानोगे नहीं, जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ और जिस ऐप से मैं आज सीख रहा हूँ, बाय द वे कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मैं सीखना चाहता हूँ, ऐप में डालूंगा कि मेरा वेट कम करने की ऐप चाहिए, वो बता देगी कि ये फास्टिंग रखो, ये खाओ, ये पियो, और वो ही मेरा भाई, मेरा कज़न, वो मेरे गाँव में बैठ के देख रहा है और उसे सीख रहा है उससे। अच्छा, सीख रहे हैं ना, सेम ऐप है, एक ही मोबाइल में खुल रही है, इंटरनेट तो हर जगह पहुंच गया। लेकिन वो कितना सेफ है, ये इस पे भी तो सवाल अच्छा, उठता है। बात ये है कि यदि हम डिजिटल हेल्थ में कर देंगे, यदि कुछ ऐसे डॉक्टर जो है जो ऑनलाइन सलाह भी दे सकते हैं, यदि आप एक सलाह वहाँ ले लेते हैं या कुछ बेसिक टेस्ट करवा लेते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट बिल्कुल ही ठीक है, ऐसा नहीं है, पर ये हो जाता है कि यदि हम डिजिटल हेल्थ पे चले जाते हैं, सबको एक ऐप ऐसी होती है जिससे कि वो डिजिटली बात करें, तो क्या है कि वो दूसरी सलाह ले सकते हैं डॉक्टर से। आपने सारे टेस्ट अपने करवा लिए, तो आप उस डॉक्टर से दूसरी सलाह ले सकते हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ से निवारण नहीं हो रहा है, टेस्ट मैंने करवा लिए, आपको मैं भेज देता हूँ और वो इलाज हो सकता है। तो डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, ये एक तरीका हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल, कि अगर इस तरीके से करें तो गांव में बैठे इंसान को भी आसानी से सलाह मिल जाए और उसको झोला छाप डॉक्टर के हवाले न जाना पड़े, है ना। एक बात जो अक्सर उठती है वो हेल्थ को लेकर के जो खर्च करती है सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य में जो खर्च करती है, जीडीपी का मेरे ख्याल से 1.9% अभी खर्च होता है सरकारी जो हेल्थ सिस्टम है उस पर। इसको आप लोग सोचते हैं कि और बढ़ना चाहिए? डेफिनेटली सर, बिल्कुल 100% बढ़ना चाहिए, बहुत जरूरत है। हम लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं, बहुत जरूरत। थोड़ा विस्तार से बताइए क्या जरूरत है, मतलब क्यों जरूरत है? मुझे सब चीजें तो हो रही हैं, लोग पूछेंगे कि भाई क्यों जरूरत है। यदि आप देखेंगे कि हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल में, यदि हम देखें सरकारी हॉस्पिटल में मैंने काम किया हुआ है। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में यदि हम देखें, कितने दिन ऑपरेशन, यदि इलेक्टिव ऑपरेशन की जो डेट है बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। आप हैरान हो जाएंगे ये बात को सुन के कि ऑपरेशन का नंबर बहुत टाइम बाद आता है, 6 महीने बाद आता है। 6 महीने बाद आता है। तो उसका रीज़न क्या है कि हॉस्पिटल्स की कमी, बेड की कमी है, और ये कोरोना ने साफ कर दिया था कि बेड नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एम्स है दिल्ली में, देश भर से लोग वहाँ चले आते हैं इलाज की उम्मीद में। हमने जाकर के एक रिपोर्ट की थी, एम्स के बगल में एक फ्लाईओवर है, अंडरपास है, सॉरी, उस अंडरपास के नीचे मुझे कैंसर के मरीज मिले जो अपने ट्रीटमेंट का, मतलब उन्होंने अभी ट्रीटमेंट कराया है जो कैंसर में होता है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उस टर्म को, वो उनका हुआ है और वो वहाँ बैठे हुए हैं, कीमो हुई है उनकी। हाँ। आपने अच्छा याद दिलाया, और वो वहाँ ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं। तो यही तो सबसे बड़ी बात है। अब जो एम्स इलाज कर रहा है वो बाकी इंस्टीट्यूट नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि वहाँ ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, वहाँ डॉक्टर रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ डॉक्टर जो वर्क कर रहे हैं, ये मैं आपको बात ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सारे अडोक पे काम कर रहे हैं। अडोक मतलब 45 दिन का अडोक, साल भर का अडोक, इस तरह से काम कर रहे हैं। जब अडोक पे आप एक डॉक्टर को हायर करोगे जिसने पेशेंट का इलाज करना है, आज आप इलाज कर रहे हो, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, 6 महीने में, दूसरे महीने गया कि डॉक्टर साहब तो चले गए, भी अडोक पे थे डॉक्टर। अच्छा, आपने कब पढ़ाई शुरू की डॉक्टरी की? मैंने स्टार्ट की थी 2000 में। 2000 में, आज हो गया 2025। तो इन 25 सालों में क्या बदला? मतलब जो बात अभी हम कर रहे हैं, जो एडॉक पे रखने की प्रथा है डॉक्टर्स को, तो इन 25 सालों में कुछ बेहतरी हुई या चीजें और खराब हुई? अच्छा देखो साहब, टेक्नोलॉजी के मामले में तो बेहतरी हुई है, ठीक है। मतलब पहले जो हम सर्जरी सोच नहीं सकते थे वो सर्जरी होती है। लेकिन पहले हमारे जो हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को प्राइम माना जाता था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का जो डॉक्टर है यदि उसने बात कह दी वो सच्ची बात है, और अच्छे डॉक्टर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही मिलते थे। ठीक बात है। लेकिन आज पैरेलल कॉर्पोरेट वर्ल्ड खड़ा हो गया, क्योंकि अच्छा डॉक्टर अच्छा काम करना चाहता है, उसको थोड़ी सुविधाएं भी चाहिए, उसको अपनी जिंदगी भी है वो भी देखनी है, तो वो छोड़ के कॉर्पोरेट में जा रहा है। आप देख लेना, कोई भी जो अच्छा सरकारी डॉक्टर है वो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट में ज्वाइन करेगा, क्योंकि वहां उसे काम करने का एनवायरनमेंट मिलता है। मैं बताऊं आपको, सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं गया था एक डॉक्टर के पास अपनी किसी परेशानी को लेकर के, और उनके चेंबर में जब मैं गया और जो स्थिति देखी मैंने, तो मेरा मन हुआ कि मैं वहां से निकल जाऊं बिना उनसे दिखाए। करीब 50 लोग खड़े थे लाइन में, उनके पास 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं था एक पर्चे को देखने के लिए। लोग चिल्लम चोट कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट करने वाला नहीं। अब डॉक्टर तो नहीं मैनेज करेगा भीड़,
हाँ, अब डॉक्टर तो अपने कमरे में कम से कम खुशबूदार कुछ नहीं इंतजाम कर पाएगा, उसको तो जैसा कमरा दिया गया वो उसको में बैठ करके देख रहा है। तो ये दिल्ली के एक अस्पताल की स्थिति में कह रहा हूं। अब आप बरेली, रायबरेली और बिहार के छपरा के अस्पताल की कल्पना दर्शक खुद कर सकते हैं। मैं आपके अनुभव पर थोड़ा आता हूँ। इतनी बातें हमने कर ली। सालों का आपका अनुभव है ऑर्थोपेडिक सर्जरी का और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट का। मुझे आप ये बताइए कि जब आप पहली बार ऑपरेशन थिएटर में एज ए लीडर पहुंचे थे कि भाई ये ऑपरेशन आपने करना है, अभी तक आपने किसी को असिस्ट किया है, सब कुछ किया, अब ये जो बंदा लेटा है सामने बेड पे बेहोश पड़ा है, इसके घुटने की सर्जरी आपने करनी है, क्या ख्याल आया था, कैसा मंजर था आपके पहले ऑपरेशन का? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊंगा सर, क्या होता है कि जो सर्जरी हम सुबह करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सुबह मैं पहली बार करने जा रहा हूँ, वो मैं रात को 2 बार कर चुका होता हूँ अपने दिमाग। मतलब अच्छा, दिमाग में कर चुका होता हूँ। तो जब मैं प्रोसेस यस कि ये करना है मेरे को, ये डिसीजन लेना है, ये एक्सरे है, ऐसे मेरे को जाऊंगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा मिले तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसा मिले तो मैं ऐसा करूंगा। तो जब मैं मेन फ्रेम में आता हूँ तो मैं बहुत फास्ट हो चुका होता हूँ, क्योंकि मैं 4 बार वो पहले कर चुका हूँ। यही एक मेन बात है। लेकिन ये तो आपके अनुभव के साथ आया होगा ना। ये आपके पहली सर्जरी के बारे में। हाँ, पहली सर्जरी में ही, जब पहली सर्जरी करते हैं तो उसको हम रात को एक बार रिवाइज करते हैं, रात को देखते हैं कि ऐसा हो सकता है तो फिर ऐसा करेंगे। अच्छा, ये देखो क्या होता है कि सर्जरी में यदि आपको देखो समस्या कितनी बड़ी है, यदि आपको पता है कि उसका क्या हल है तो आप कर लेते हो। बात प्रॉब्लम तो हम आती है जब समस्या बड़ी होती है, आप उसे छोटी मान के चलते हैं। उदाहरण से समझाइए जरा। उदाहरण से मैं आपको बताऊं कि बाय द वे आपने सोचा कि भैया ये बहुत सारी सिंपल चीज है, मैं इसे कर लूंगा, परफॉर्म कर लूंगा, और आपने ये सोचा नहीं कि ये अनएक्सपेक्टेड चीज उसमें हो सकती है और उसके औजार वहां पे नहीं है, तो गड़बड़ हो सकती है। तो हम उस तैयारी से जाते हैं। पहली बार भी मैं गया तो मैं पहले हमेशा मैं अपने किस चीज की सर्जरी की आपने पहली बार? मैंने फ्रैक्चर को फिक्स किया था अपने टाइम में, बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो एक फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए 4 तरह का सामान मंगाया मैंने कि ये नहीं लगा तो ये लगाऊंगा, ये नहीं लगा तो ये लगाऊंगा। अच्छा, तो उसकी प्रिपरेशन नहीं है, पहला ही सामान अच्छा लग गया, अच्छी बात है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत अच्छी करके रखनी पड़ती है। तो बात यही है कि जब पहली सर्जरी जाते हैं डेफिनेटली डर लगता है, लेकिन यदि आप प्रिपेयर होकर जाते हो डर लगता है। हाँ, पहली सर्जरी में तो अभी भी लगता है। अब तो नहीं है, अब तो हम इतनी बार कर चुके हैं, और मेरे असिस्टेंट जो है वो इतने, या मेरे जो साथ वाले जो मेरे को असिस्ट कर, उनको इतने ट्रेन हो चुके हैं कि वो सब सामान रेडी रखते हैं कि ऐसा हो सकता है तो ये मांगेंगे, उनको भी पता होता है। हाँ, इतने ट्रेन हो चुके हैं, मेरे को मतलब सामान की भी ऑर्डर नहीं करने पड़ते। फिर एक और सवाल मेरा, ये तो आपकी पहली सर्जरी होगी। अब मान लीजिए मैं इस सिचुएशन में आपको ले जाना चाहता हूँ, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप गए एक सर्जरी के लिए, आप गए, आपने गाउन पहना, अपना मास्क वास्क लगाया, लाइटें जल गई, सामने एक बंदा लेटा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है उसके साथ, उसको बेहोश कर दिया आपके साथियों ने। आपके दिमाग में क्या चलता है? आप उस इंसान को देखते हैं या फिर सिर्फ आप देखते हैं जहां आपको सर्जरी करनी है और उसमें क्या चल रहा है वो? हाँ, ये हम उस सिर्फ बीमारी को देखते हैं जिसे हमें ठीक करना है। यदि हम ये सब कुछ सोचेंगे तो उसको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमें उस फ्रैक्चर को देखना है या उस पार्ट को देखना है जिसे हमें ठीक करना है, और उसके लिए क्या क्या बन पाता है वो कर पाएंगे। यदि हम उस भावनाओं में चले जाएंगे तो इमोशन में चले जाएंगे। इमोशंस में तो कभी जा ही नहीं सकते, कोई उसमें रोल ही नहीं है इमोशंस का। लेकिन थोड़ा समय लगा होगा ना, शुरू में भटकाव हुआ था कि पढ़ते पढ़ते ये सब हो जाता है? ये क्या है, शुरू में ट्रेनिंग ऐसी रहती है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी हार्ड होती है, आप बिलीव नहीं करेंगे। बताइए थोड़ा सा। मैं आपको बताऊं, मेरे टाइम में मतलब हम लगातार, मैंने 4 महीने नाइट ड्यूटी की है लगातार, 4, कई बार तो 72 घंटे, मतलब कि 4-4 दिन हमें हॉस्पिटल में ही हो जाता था कि नहा नहीं पाए, काम नहीं कर पाए, इतना वर्कलोड रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। इतना मतलब एक रेजिडेंट 4-4 दिन काम करता है लगातार बिना रुके, 4-4 दिन बिना रुके काम करता है, मतलब उसे पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। तो पहले बहुत हार्ड ट्रेनिंग में गुजरना पड़ता है। 4 महीने लगातार आप नाइट ड्यूटी करते हैं और बीच में 72 घंटे आपको पूरा वर्किंग रहता है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है। तो ट्रेनिंग ही शुरू से ऐसे होती है, और हमारे जो मतलब कि हमारे जो गाइड है, हमारे जो मेंटर है, वो हमें इसी तरह से ही ट्रेन करते हैं कि हम इस फील्ड में आ गए, हम सर्जिकल फील्ड में आ गए। देखो 2 फील्ड है हमारे, मेडिसिन फील्ड आ गया थोड़ा डिफरेंट है, सर्जिकल फील्ड थोड़ा डिफरेंट है। सर्जिकल फील्ड में थोड़ा सा ऐसा डेयरिंग, वो ट्रेनिंग शुरू से ऐसी दी जाती है। अभी मैं मिला था आपसे पहले डॉक्टर स्नेह भार्गव से, वो एम्स की पहली महिला डायरेक्टर हैं
रही हैं और अभी 95 साल की हैं। उनका मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने उनसे जब मैंने उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे पास सर्जरी भी था और दूसरा मेडिसिन ऑप्शन था। तो वो छोटे कद की हैं, थोड़ी सी पतली दुबली हैं, तो उनको किसी ने सजेस्ट किया कि नहीं, सर्जन जो होते हैं वो थोड़े से लंबे चौड़े होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए, तभी उनके पास पेशेंट पहुंचता है। तुम्हारे पास कौन पहुंचेगा? तो ये ऐसी धारणा होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसा भी बिल्ट हो, वो फील्ड लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जैसे अंतर समझाइए। ऑर्थोपेडिक फील्ड है, वो जोर वाला फील्ड है, उसमें जोर लगाना पड़ता है डेफिनेटली। कैसे जोर लगाना पड़ता है? हड्डी को बिठाने के लिए बहुत जोर लगता है। अच्छा। पूरा जोर लगता है। एक फीमर बोन फ्रैक्चर हो जाती है, उसे बिठाने में पूरा हाथों का जो हाथ थक जाते हैं, इतना जोर लग जाता है। हाँ, तो खींच के बिठाते हैं? खींच के बिठाते हैं, बिल्कुल तरीके से बिठाते हैं कि और फिर जो आप जो इम्प्लांट डालते हो उसके लिए जो अंदर छेद करने पड़ते हैं, वो अब तो ड्रिल से करते हैं, पहले हाथ से करते थे, मशीनों से नहीं होता था। अब मशीनों से हो गया तो थोड़ा इजी हो गया, लेकिन पहले जो हम करते थे सारा घुटने के अंदर यदि रोड डालनी है या पेच कसना है तो हाथ से करना पड़ता था। अब मशीनों से आ गया तो हाथ से कसने में जोर आता है पूरा, ऐसा नहीं कस पाते। डॉक्टर साहब, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा जिनके बारे में मुझे नहीं पता कि ये तथ्य हैं या फिर भ्रांतियां हैं। बिल्कुल, आप करेक्ट करेंगे। जो तथ्य हैं वो आप बताएंगे और जो भ्रांतियां उनको भी करेक्ट करेंगे। ये अब आपके हवाले है। सबसे पहली बात जो कही जाती है आमतौर पे कि अंडे खाने से टूटी हुई हड्डियां जल्दी जुड़ जाती हैं। मुझे लग रहा है ये सही बात होगी, को क्या पहले बता चुके हैं? बिल्कुल सही बात है। हमें हड्डी जोड़ने के लिए कैल्शियम की, प्रोटीन की जरूरत होती है, और अंडा कैल्शियम का भी रिच सोर्स होता है, प्रोटीन का भी रिच सोर्स होता है। तो उसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है, तो वो लेना चाहिए। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप कोई धार्मिक प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अंडा खा सकते हैं, वो बोन्स के लिए अच्छा होता है। और अगर इसका वेज में ऑप्शन लेना चाहें तो आप बता चुके हैं। पनीर। अच्छा। पनीर, टोफू, सोयाबीन, ये इसके वेज में ऑप्शन है। ठीक है। दूसरी एक बात कही जाती है, जब किसी की हड्डी टूट जाती है और जब प्लास्टर हो जाता है, पक्का वाला प्लास्टर हो जाता है, तो खुजली बहुत होती है। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि अंदर पेन या कुछ डाल करके खुजली नहीं करनी चाहिए। हाँ, उससे क्या होता है? उससे कुछ फर्क पड़ता है? यदि आपने पेन या उससे खुजली की है, यदि बाय द वे वहाँ पे घाव बन गया तो वो फिर बड़ा बन सकता है, घाव नसूर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वो जो एरिया रहता है वो कवर रहता है उसके थ्रू, प्लास्टर के थ्रू, और प्लास्टर में मॉइस्चर आ जाता है, और मॉइस्चर आने से घाव में इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। इस वजह से जहां तक हो सके अवॉइड करो। यदि इचिंग रहती है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इचिंग नहीं हो सकती है, इचिंग रहती है, तो आजकल ऐसी चीजें आ गई, जैसे स्टोकिनेट आ गया, जुराब आ गई है, उसके ऊपर कॉटन लगा के फिर प्लास्टर। जैसे कॉटन चमड़ी से टच करेगी तो इचिंग करेगी, तो आजकल स्टोकिनेट आ गया है। स्टोकिनेट एक पतला होता है, सूती कपड़ा होता है, वो पहले पहनाते हैं, उसके बाद कॉटन लगाते हैं, तो उससे इचिंग के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा मेडिसिन भी आती है इचिंग को करने के लिए। अच्छा। एक और चीज कही जाती है कि सर्जरी के बाद पेन किलर खाने की जगह दर्द बर्दाश्त करना चाहिए। नहीं, ये नॉर्मली भी मेरा सवाल है कि एक आदत हो गई है, हल्की सी दर्द हुई, पेन किलर खा लिया, कितना सही प्रैक्टिस है? अच्छा देखो, एक बात तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ, सर्जरी के बाद आपको जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है मेडिसिन वो लेनी चाहिए। आपको एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन बोलते हैं। वो पेन के अलावा स्वेलिंग भी कम करते हैं उस एरिया की। जैसे हमें सर्जरी किया तो कट लगेगा, इंसिजन लगेगा, फिर टांके लगेंगे, तो वहाँ पे स्वेलिंग आती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वो मेडिसिन इन्फ्लामेशन कम करती है। तो कुछ टाइम तक, जब तक इन्फ्लामेशन रहता है, तो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। ओके, वो उसके हिसाब से लेनी चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया वही लेनी चाहिए, वही लेनी चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाहर नहीं जाना। हाँ, ये भी बताना जरूरी है। एक और बात कही जाती है कि एक्सरे कराने से अच्छा है कि सीधे एमआरआई करा लो, बढ़िया फिल्म आएगी, कलर और सब कुछ। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने पकड़ी है, ये बहुत सही बात है आपकी। मैं एक्सरे और एमआरआई में दिन रात का अंतर है। अच्छा, बताइए। अच्छा, एक्सरे सिर्फ बोन को दिखाएगा, आपके बोन के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, नसें होती हैं, चमड़ी होती है, कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ हड्डी के बारे में बताएगा वो। अच्छा, एमआरआई हचकुर दिखाएगी, वो बोन भी दिखाएगी, मांसपेशियां भी दिखाएंगी, नसें भी दिखाएगी, इवन तक स्किन के ऊपर भी स्किन भी दिखाएगी वो। तो क्या होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि एक्सरे तुरंत मिल जाता है, रेडिली अवेलेबल है। एक्सरे मेरे पास भी है, आप गए, एक्सरे हुआ, आप मेरे को आ गए दिखाने दोबारा। तो उससे क्या होता है कि मेजर कोई चीज़ है, जैसे कुछ बड़ी चीज़ है, वो रूल आउट हो जाती है तुरंत ही। हमें फिर एमआरआई तक कई बार जाना ही नहीं पड़ता कि आप आए डॉक्टर के पास दिखाने, डॉक्टर ने एक्सरे लिखा, एक्सरे आप लेकर आ गए, आपने बता दिया कि इस चीज़ की उंगली में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, ऐसे पट्टी करोगे ठीक हो जाएगा। उसके लिए फिर एमआरआई पे जाने की जरूरत नहीं है। एमआरआई में तो ये होता है कि एमआरआई अब जाओगे, हाफ एन आवर में तो एमआरआई होगा,
फिर अगले दिन उसकी रिपोर्ट बनेगी, तो टाइम बहुत हो गया ना। तो एक्सरे आप पहले करवाएं। एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि एमआरआई करवाना चाहिए आपको। तो क्या होता है 100 में से 10 लोगों को एमआरआई की जरूरत पड़ती है। अच्छा। सारे एमआरआई की तरफ ना चले जाए, बाकी एक्सरे से निपट जाता है। ठीक है। एक और होता है कि कानी उंगली, मतलब ये वाली छोटी वाली उंगली, या फिर जोड़ों को फोड़ने या करकराने से अर्थाइटिस होता है। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है कि बैठे हुए तो ऐसे कर रहे हैं, उंगली तोड़ रहे हैं, कमर घुमा करके कमर को की हड्डी तोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, जॉइंट में से आवाज आ सकती है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यदि जॉइंट में आवाज आती है और दर्द नहीं होता, जैसे क्लिक आती है, आवाज नहीं बोलूंगा मैं, क्लिक आती है, वो क्लिक आ सकती है। जैसे उंगली को उंगली पे चढ़ा के ये किया, वैसे करना नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। पर यह है कि यदि आप करते हो और क्लिक आ गया तो क्लिक से ऐसा नहीं है कि जोड़ खराब हो गया। ओके। हाँ, लेकिन यदि जॉइंट में यदि क्लिक आता है और उसके साथ दर्द भी हो रहा है तो मतलब ये एक ऐसी चीज है जो आपको डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए। बहुत लोग ये भी करते हैं, वो भी हमने देखा है कि एक दूसरे को कंधे से पकड़ लेते हैं और वैसे करके घुमाते हैं और आवाज होती है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं इससे थकान निकल जाती है। अच्छा, स्ट्रेचिंग आप सेल्फ कर सकते हैं। ओके। कोई और आपकी स्ट्रेचिंग करे ये ठीक नहीं है। आप सेल्फ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक वर्क में लेने चाहिए। ओके। होता क्या है, मैं आपको इसका एक पूरा साइंस है, मैं आपको बताइए ना। थोड़ा आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं। अच्छा, मैं आपको बता दूं क्या होता है कि हम जब टेबल जॉब करते हैं, जैसे आप भी टेबल वर्क करते हो, हम भी टेबल डेस्क जॉब करते हैं। जब हम डेस्क जॉब करते हैं तो पर्टिकुलर एक काम को हम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो लगातार हम एक ही काम को किए जा रहे हैं और हमारे एक ग्रुप ऑफ मसल्स है वो ज़्यादा काम करने लग गई हैं और दूसरी ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। तो यदि बीच बीच में स्ट्रेचिंग करेंगे, अपने फ्रिक्वेंट ब्रेक लेंगे तो मसल्स का बैलेंस बना रहेगा। तो हम ये कहते हैं जब हम ऑफिस में पढ़ाने जाते हैं या हमारे पास आते हैं जब टॉक, तो हम बोलते हैं कि बीच में आप ब्रेक लिया करें, स्ट्रेचिंग किया कीजिएगा हाथ की खुद की। ये करते रहना चाहिए, लेकिन दूसरा कोई ना करे, खुद से ही करें। ठीक है। एक और बात कही जाती है कि टूटी हुई हड्डियां हमेशा अपने आप सही होकर जुड़ जाती हैं। हाँ, हड्डी अपने आप ही जुड़ती है। अच्छा। आप बोन में अभी तक ऐसा कोई चीज नहीं है कि हम जोड़ें। यदि बोन नहीं जुड़ती है तो हम अलग से हड्डी ही डालते हैं जोड़ने के लिए। ऐसा कोई मटेरियल अभी तक नहीं आया है। अच्छा, जो हम सर्जरी करते हैं उससे क्या फायदा होता है? उसका एक फायदा ये होता है कि जब वो जुड़ती है तो अलाइनमेंट नॉर्मल रहता है। यदि टेढ़ी जुड़ गई तो चलने में दिक्कत आएगी, फंक्शन नहीं पूरे आएंगे। दूसरा, जब हम उसमें इम्प्लांट लगा देते हैं तो आप जल्दी अपने काम पे जा सकते हो, फंक्शन जल्दी गेन कर सकते हो। अदरवाइज प्लास्टर बहुत लंबा रहेगा, जोड़ में स्टिफनेस आ जाएगी, समय लोगों के पास है नहीं, समय बहुत लगेगा। अच्छा, लिगामेंट रिपेयर के लिए सर्जरी नहीं करानी चाहिए, वो अपने आप हील हो जाती है। अच्छा, लिगामेंट हमारे दो तरह के होते हैं, घुटने के अंदर या फिर किसी भी जोड़ के अंदर। एक होता है घुटने के बाहर और एक होता है घुटने के अंदर। घुटने के अंदर भी लिगामेंट होते हैं, घुटने के बाहर भी लिगामेंट होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल वर्ड में दिखा देता हूँ। ये दो लिगामेंट घुटने के बाहर है, ठीक है, ये घुटने के बाहर होते हैं। और ये जो लिगामेंट सेंटर में देख रहे हो ये घुटने के अंदर है। ओके। जो बाहर का लिगामेंट है वो जनरली हील हो जाता है एज कम्पेयर टू जो अंदर होता है। अंदर क्या होता है, जैसे घुटने के अंदर लिगामेंट टूटा तो क्या होता है, घुटने के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, पानी होता है ना घुटने के अंदर, फ्लूइड होता है, मैंने पहले भी बात की थी। वो बार बार बीच में आता रहता है, जुड़ने नहीं देता। तो घुटने के अंदर जो लिगामेंट होता है जनरली उसको नया बनाया जाता है, वो हील नहीं होता है। और घुटने के बाहर जो लिगामेंट है वो जनरली हील हो जाता है। एक और बात कही जाती है कि जिम जाने से पहले बोन डेंसिटी टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इसके काउंटर में ये भी कहा जाता है कि बोन डेंसिटी टेस्ट की जरूरत से बुजुर्गों को होती है। दोनों में सच क्या है? हाँ, बोन डेंसिटी टेस्ट हमेशा जो होता है वो 45 या 50 के ऊपर एज में ही करवाना चाहिए। ओके। बोन डेंसिटी टेस्ट क्या होता है इसमें? अच्छा, बोन डेंसिटी टेस्ट में होता है कि बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन के थ्रू टेस्ट की जाती है। इसके अंदर हड्डियों में कितना कैल्शियम है इसका पता लगाया जाता है। ओके। अच्छा, इस टेस्ट को लेके बहुत सारी मिथ्स है। इस टेस्ट में एक वार्निंग है कि कैल्शियम खाना बंद करना पड़ेगा आपको 3 दिन पहले, तभी आपका सही टेस्ट आएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि कैल्शियम मत खाए ताकि टेस्ट प्रॉपर आ सके। तो ब्लड में जो कैल्शियम है वो तो हम ब्लड टेस्ट से पता लगा लेते हैं, वो हमेशा ही लगभग ठीक आता है। लेकिन हड्डियों में कितना कैल्शियम है वो सिर्फ बोन डेंसिटी टेस्ट से ही हो सकता है। अच्छा, बोन डेंसिटी टेस्ट को पढ़ने का तरीका यही है कि बोन डेंसिटी टेस्ट
हमेशा कंपैरिजन किया जाता है यंग पेशेंट से। अब यंग पेशेंट ही टेस्ट करवाएगा तो क्या कंपैरिजन कर पाएंगे, तो हमेशा ये ओल्ड एज में ही करवाना चाहिए, मतलब अबव 50 45 अबव। ठीक है, हालांकि इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी तेल मालिश करने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं। वो मैंने आपको बताया कि साइड इफेक्ट कुछ और है, मालिश करनी चाहिए। हम जनरली धूप में ही मालिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि विटामिन डी बच्चों को इनिशियली मिल जाता है। आजकल मालिश नहीं हो पाती है या बच्चे धूप नहीं ले पाते हैं, तो हमें उन्हें विटामिन डी की ड्रॉप्स आती हैं वो देते हैं, जो पर डे बच्चे को 2 साल तक लेनी होती है। अगर मान लीजिए कोई ये बातचीत देख रहा हो और उसके पास आंगन भी हो और धूप का इंतजाम भी हो, तो ये जानना चाहेगा कि भाई मेरे परिवार में कोई बच्चा हुआ है तो उसको ड्रॉप ना लेना पड़े, तो मैं दिन में उसकी कितनी मालिश करूं और कितने देर उसको धूप में रखूं? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। इसका रीज़न ये है कि पहले जो धूप आती थी, क्योंकि जो हमारे लेयर्स है वो चेंज होती जा रही है, ओजोन परत कम होती जा रही है, तो जो प्यूरिफाइड थिंग है वो खत्म होती जा रही है। उसमें कई ऐसी भी मतलब कि सनलाइट में ऐसी भी रेज हैं जो नुकसान दे सकती हैं स्किन को, तो एक्सेसिव सन एक्सपोजर भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना? हाँ, समझ गया। तो जो थोड़ी थोड़ी चीजें हमारे पास चेंज होती जा रही है, उन सबका कुछ ना कुछ रीजन है। तो कितनी देर है लेकिन तब भी? अच्छा, मेरा ये मानना है कि कहते तो है डॉक्टर की धूप बहुत ज्यादा धूप नहीं लेनी चाहिए। मॉर्निंग की हाफ एन आवर की धूप इज सफिशिएंट, काफी है। 40 मिनट्स बोलते हैं कि 40 मिनट्स धूप लेना चाहिए सुबह, जिससे कि पर डे का विटामिन डी बन जाता है। पहले ये स्टडी हुई है, लेकिन अब क्या धीरे धीरे जियोग्राफिक एरिया चेंज होता जा रहा है, परत चेंज होती जा रही है, तो आजकल हम सप्लीमेंट देना ज्यादा कन्वीनियंट मानते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई, जैसे कहते हैं डॉक्टर, मॉर्निंग में 40 मिनट्स, मतलब ऐसा नहीं कि दिन में कभी भी आप धूप में रह रहे हैं तो आपका वो काम हो जाएगा, सुबह सुबह रहना पड़ेगा। मॉर्निंग में 40 मिनट्स, यही हम आजकल एडवाइस करते हैं। और ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए सिर्फ कैल्शियम जरूरी है। हाँ, मतलब इसमें लगा हुआ कि सिर्फ कैल्शियम चाहिए या फिर और भी कुछ चाहिए? नहीं साहब, हड्डियों की मजबूती के लिए सिर्फ कैल्शियम का कोई रोल नहीं है। कैल्शियम के साथ प्रोटीन का, मैग्नीशियम का, फास्फोरस का और विटामिन के का इक्वल इम्पोर्टेंस है। यदि आप सिर्फ दूध दही लेते रहेंगे और हरी सब्जी नहीं खाएंगे तो भी बोन वीक हो जाएंगे, क्योंकि दूध दही में कैल्शियम है और हरी सब्जी में मैग्नीशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है और विटामिन के भी होता है। विटामिन के, मैग्नीशियम और फास्फोरस बोन को मिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन मेन स्कैफोल्ड बनाता है। जैसे प्रोटीन ये मान के चलो कि मेन जो हमारे, जब हम कोई बिल्डिंग डालते हैं तो सरिये का एक खांचा बनाते हैं, प्रोटीन तो वो स्कैफोल्ड हो गया, उसके अंदर सीमेंट डालते हैं, वो कैल्शियम फास्फोरस मिलके जाता है उसके अंदर। और मैग्नीशियम और पोटेशियम इस प्रोसेस को पोटेंशिएट करते हैं। एक सेकंड लास्ट सवाल, शराब पीने से हड्डियों को नुकसान नहीं होता? मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई लिटिल पीने से नुकसान नहीं होता, 30 ml पी रहे हैं या पता नहीं कितना ml, उसका होता है अपना सिस्टम। तो वो जरा क्लियर कर दीजिए कि बिल्कुल ही नहीं पीना है या थोड़ा बहुत लेते रहने से नुकसान नहीं होता। अच्छा देखो, वैसे बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है। हाँ, पर ये लॉन्ग रन में यदि एक्सेस मात्रा में आप अल्कोहल लेते हो, अल्टीमेटली वो नुकसान देगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि देख, ऐसा ही माना जाता है कि भी वाइन अच्छी होती है हार्ट के लिए। हाँ। वाइन में रिवर एस्ट्रोल होता है जो एंटी एजिंग होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये सब चीजें क्या होती हैं कि इनमें सब में एब्यूज पोटेंशियल होता है सही मात्रा में। आपको मैं सही बात बताऊं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं। अफीम बहुत अच्छा एनाल्जेसिक है। अफीम जो होता है, जिसको हम मॉर्फिन बोलते हैं, इसका पेन खत्म करने की पावर सबसे ज्यादा है। फिर अफीम को हम क्यों नहीं खाते पेन खत्म करने के लिए? क्योंकि इनका अब्यूज पोटेंशियल होता है। अब्यूज पोटेंशियल होता है कि ये जब आज हमने 1 ग्राम खाई है, कल 2 ग्राम की डिमांड होगी बॉडी में, कल 3 ग्राम, फिर हम इसके आदी हो जाएंगे। ऐसा ही अल्कोहल के साथ है। अल्कोहल में यदि आप लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आप 60 ml तक रुके रहोगे, कल वो 120 होने वाला है, 180 होने वाला है, ये बढ़ता जाएगा और वो नुकसानदायक। तो अल्टीमेटली यदि आप उसको मानते हो कि 80 ml सेफ लिमिट है, वो कल तक आपके अंदर 80 ml नहीं रहना, क्योंकि उसके अंदर एक एब्यूज पोटेंशियल या एब्यूज होने की आदत है। तभी मॉर्फिन का पेन में रिस्ट्रिक्शन है यूज करने में। मॉर्फिन सिर्फ बहुत ही मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर, ऑपरेशन थिएटर में बहुत ज्यादा डॉक्टर ही रिकमेंड दे सकता है, आप गोलियों के रूप में नहीं खा सकते। समझ गए? 1-2 सवाल और है मेरे। हाँ। एक, जो लोग हमारी बातचीत देख रहे होंगे और एक धारणा है सर देश में कि भाई डॉक्टर के पास कम जाना है, नहीं जाना है, जाएंगे तो खर्चा होगा, महंगा इलाज होता है, घर से बगल में केमिस्ट की दुकान है, दवाई लिया, दर्द हो रहा है, काम खत्म।
क्यों जाना है डॉक्टर अरोड़ा के पास, क्यों जाना है, क्यों जो है ये सब देखना है? भाई दवाई लेंगे ठीक हो जाएगा, दीपक केमिस्ट के यहाँ से दवाई लेंगे ठीक हो जाएगा। उसमें क्या है ना, और आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया है। हाँ, वो भी दवाई बता देता है। पर बात क्या है ना कि डॉक्टर के पास आपको डायग्नोसिस मिलेगा, आपकी बीमारी का नाम मिल जाएगा, उस नाम के तथ्य पे आप सब कुछ कर सकते हैं। और नाम मिलेगा आपको अपनी बीमारी का, देखिए आपका क्या बीमारी, प्रॉब्लम क्या आ क्या रही है ये पता लगेगी। दूसरा, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो और इसके क्या क्या इलाज के ऑप्शन है। तो ये सब जब आपको मिलेगा तो आप उसको दोबारा आने से बचा पाओगे। मैं पेन किलर खा के दर्द तो खत्म कर दूंगा, लेकिन दोबारा नहीं आए उसका कैसे करेंगे? ये है इसका। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेयर्स बहुत ज्यादा यूज करने से घुटनों में दर्द आ जाता है। यदि घुटनों में जिनको दर्द आता है हम कहते हैं कि स्टेयर्स मत यूज करो। वो कहते हैं ये तो मेरा तो काम ही था ऊपर नीचे करना, तो मैंने यही तो कारण बना हुआ है पेन का, इसको कम कर दो तो ठीक हो जाएगा। दर्द की गोली से दर्द तो चला जाएगा, लेकिन ये सलाह नहीं दे पाएंगे। अच्छा, एक चीज और देखते हैं हम लोग, टीवी पे ऐड देखते हैं, बहुत ज्यादा ऐड आती है कि एक माँ है, एक बच्चा है कमरे में और माँ ऊपर से कुछ निकालना चाह रही है, उसके कमर में दर्द हुआ, बच्चा स्प्रे लाके दे देता है, बस मम्मी ने मारा और काम खत्म, फिर वो सारे काम करने लगती है। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर दर्द हो रहा है आपके शरीर के किसी हिस्से में, हड्डियों में, तो स्प्रे लगा करके या दवाई खा करके काम करते रहना कितना सही है, या फिर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए कि भाई क्यों दर्द हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि तुरंत डॉक्टर से मिलना। आपको यदि पेन आ रहा है कमर में तो आप डेफिनेटली उसमें सिकाई कर सकते हैं, ऑइंटमेंट या फिर जो स्प्रे है वो लगा सकते हैं। पर उसके साथ यदि इसे ठीक करना है, वो टेम्परेरी रिलीफ दे देगा आपको, पर काम करने की शक्ति नहीं देगा आपको। उसमें यदि कमर दर्द हो रहा है, हम पेशेंट को ये बोलते हैं यदि आपका स्पाइन में पेन है, आपको रेस्ट करना निहायत जरूरी है। ठीक तो आपको रेस्ट करेगा, मेडिसिन सिर्फ पेन कम करने में हेल्प करेंगे। मेरी बात समझ गए ना? यही मेन डिफरेंस। यदि आप पेन की गोली खा के काम करते रहे तो ये समस्या बढ़ सकती है। तो ये रिकमेंडेड है कि फिर हम उनको या तो सपोर्ट देते हैं, बेड देते हैं ताकि बेड पहन के काम करें, या फिर रेस्ट करें। एक आखिरी सवाल मेरा इसी तथ्य और उससे एक तथ्य जो मैं बीच में भी डिस्कस कर रहा था कि कुछ लोग, हम जैसे लोग जिनके माता पिता बुजुर्ग हो गए, वो ये मानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हाथ में कपकपी होना, कमर का झुक जाना, ये सब बढ़ती एज की निशानी है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सीरियस लेने वाली चीज है या फिर? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कमर का जो झुकना होता है, कमर का झुकना ऑस्टियोपोरोसिस की निशानी है। मतलब हड्डी का कमजोर होने की निशानी है। जैसे जैसे फीमेल्स में, जनरली ये फीमेल्स में होता है, औरतों में होता है जनरली, औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना ज्यादा रहती है, मतलब कि हड्डियां कमजोर ज्यादा होती है। जैसे हड्डियां कमजोर हो जाती है, एक लेवल से ऊपर हड्डी कमजोर होती है, तो स्पाइन की जो सारी हड्डियां उनमें हल्के हल्के फ्रैक्चर होने लग जाते हैं, वो दबने लग जाती है और शरीर आगे की तरफ झुकने लग जाता है। और वो झुकने की वजह से उनको काइफोसिस बोलते हैं। यदि हमने टाइम रहते ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो फिर ये चीज नहीं आएगी। है उसका ट्रीटमेंट? बिल्कुल ट्रीटमेंट है, 100%। और इंसान सीधा हो सकता है? अच्छा, एक बार आ गया तो सीधा नहीं हो सकता। अच्छा, झुक गया तो सीधा नहीं हो पाएगा? अच्छा, सीधा करने के लिए फिर ब्रेसेस आती है, सपोर्ट आते हैं। लेकिन यदि आपको ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे डेक्सा स्कैन की जो बात हुई थी, ओल्ड एज में आप डेक्सा स्कैन करवाओ, यदि आपका बहुत वीक आता है तो ऐसी मेडिसिन आती हैं, ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिससे बोन नहीं बन सकती है, जिससे बोन नहीं बन सकती है। तो कहने का मतलब जितना नुकसान हो गया वो हो गया, लेकिन उस पर रुक जाएगा मामला। और उसके ट्रीटमेंट भी है, ब्रेसेस आती है पहनने के लिए, उससे सीधा हो जाता है। और पहले ऐसे इंजेक्शन नहीं आते थे। मेडिकल साइंस ने डेफिनेटली बहुत तरक्की की है। पहले ऐसे मेडिसिन नहीं आती थी जो बोन नहीं बना सकें, लेकिन अब ऐसी मेडिसिन आती है जो बोन नहीं बना सकती, इंजेक्शन आते हैं स्पेशली। और आज के टाइम बाद, कुछ टाइम के बाद, जो ऑस्टियोपोरोसिस के जो इंजेक्शन है हम तो यूज कर ही रहे हैं, लोग भी अवेयर हो जाएंगे, वो भी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इनको, ताकि बोन मजबूत बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतने विस्तार से समय देने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए इतनी बारीकी और सामान्य भाषा में हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर आपको।